10 मार्च 1997 में सूचना देने वाला इन्फॉर्मेंट PW4 अपने भांजे मृतक युवक से मिलने के लिए गया। मिलने के बाद वे दोनों आगे की यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। जब वो जा रहे थे उसी समय अपलेंट नंबर 1 महेश्वरी यादव लाठी लिए हुए उनको दिखाई दिया। इसी दौरान अपलेंट नंबर 2 मन्नू यादव और अभियुक्त नंबर 3 भी आ गए। मन्नू ने अभियुक्त नंबर 3 को ललकारा, मार दो इसको, और अभियुक्त नंबर 3 ने PW4 को बंदूक की बट से मारा और उस युवक को जो मृतक है उसको बंदूक की गोली से मारा। इसी शोर को सुनकर गांव वाले आ गए। मृतक की गोली लगने से वहीं मौका पर ही मृत्यु हो गई। मोटिव के रूप में प्रोसिक्यूशन ने बताया था कि अभियुक्त नंबर 3 ने, जो यहां जिसने बंदूक चलाई, अवधि यादव का घोड़ा चुरा लिया था। अवधि ने जब उस घोड़े को वापस मांगा तो उसने अवधि यादव के साथ मारपीट भी की थी। इसी घोड़ा चुराने की घटना की बदला लेने के लिए यह सारी घटना जो आज मृतक की मृत्यु के साथ समाप्त हुई, यह कारित की गई थी। इस केस में ट्रायल से पहले सेक्शन 34 लगाया गया था, लेकिन पूरे के पूरे ट्रायल के बाद जब एविडेंस समाप्त हुआ तो मुख्य आरोपी के ऊपर वह साबित नहीं हुआ। इसलिए मुख्य अभियुक्त को, जो अभियुक्त नंबर 3 था, उसको केवल सेक्शन 302 IPC में सजा हुई थी, जबकि ये जो दोनों अपेलेंट्स हैं जिन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने की थी, उनको सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 IPC के तहत सजा की गई थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया था कि यदि मुख्य अभियुक्त को सेक्शन 34 में सजा नहीं की गई है तो क्या सह अभियुक्तों को, जो उसके साथ खड़े थे, जिन्होंने अपने हाथ से बंदूक की गोली नहीं चलाई थी, क्या उन्हें सेक्शन 34 IPC के तहत सजा की जा सकती है? और यदि सजा कर दी गई है तो क्या उसे अब यहां सुप्रीम कोर्ट के सामने बनाए रखा जा सकता है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 34 के ऊपर विचार किया। सेक्शन 34 में लिखा है कि जब कोई भी कृत्य बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा एक कॉमन इंटेंशन के आगे बढ़ने के रूप में किया जाता है तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस कृत्य के लिए इसी तरह से जिम्मेदार होता है कि जैसे उसने वह कृत्य खुद किया हो। सेक्शन 34 को आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने उसका आपको हिंदी रूपांतर बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 34 के द्वारा एक वाइकेरियस लायबिलिटी पैदा की जाती है, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं वाइकेरियस लायबिलिटी का अर्थ उस लायबिलिटी से होता है, उस कार्य की जिम्मेदारी से होता है जो कार्य आपने नहीं किया है। कार्य, कृत्य, घटना, अपराध किसी दूसरे ने किया है लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। यह सेक्शन 34 ऐसा ही दूसरे के अपराध की जिम्मेदारी पैदा करने वाला सेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त नंबर 3 ने क्योंकि स्वयं गोली चलाई थी और उसकी मृत्यु कारित की थी, इसलिए उसके ऊपर सेक्शन 34 को प्रूव करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसे सीधा सा सेक्शन 302 IPC के तहत सजा दी जा सकती है। लेकिन इस घटना में जो दोनों अपेरेंट्स हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार के कृत्य को कारित करने की कहीं कोई सूचना नहीं है। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने इनके बारे में यह नहीं कहा है कि इन दोनों व्यक्तियों ने, जो अपेलेंट्स हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने कोई कृत्य कारित किया था। तो ऐसे में क्या उन्हें सेक्शन 34 के तहत अभियुक्त नंबर 3 के अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना उचित है? इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। इसके उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही विचित्र तरीके से बताया कि इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव प्रायर कॉन्स्पिरेशन और प्रीमेडिटेशन। जरूरी नहीं है कि इन अभियुक्तों के बीच में घटना से पहले कोई पूर्व नियोजित किस्म का षड्यंत्र रचा गया हो या उनके बीच में बातों को लेकर सहमति पैदा हुई हो। ऐसे भी संभावना हो सकती है कि यह कॉमन इंटेंशन घटना से बिल्कुल एकदम पहले पैदा हुई हो। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के अनुसार अपेलेंट नंबर 2 ने अभियुक्त नंबर 3 को ललकारा था और कहा था कि इसको गोली से मार दो, जिसके उपरांत अभियुक्त नंबर 3 ने मृतक के ऊपर गोली चलाई थी और मृतक वहीं मौके पर मर गया था।
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह इस प्रकार से ललकारा जाना एक कॉमन इंटेंशन, एक समान मंशा का सबूत था और इसके आधार पर इन दोनों अभियुक्तों को एक समान मंशा होने के कारण, कॉमन इंटेंशन होने के कारण उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो अपराध इन्होंने नहीं किया, अभियुक्त नंबर 3 ने किया था। इन तीनों अभियुक्तों के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो भी गवाह इस केस में एग्जामिन किए गए हैं, उनकी गवाहियों में कहीं कुछ खामियां हैं, उन गवाहियों में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस और कन्फ्रंटेशंस आए हुए हैं, अतः उन पर विचार करते हुए इन आरोपियों को क्षमा किया जाए। इस बात का उदाहरण देते हुए लर्नेड काउंसिल ने कहा कि गवाह नंबर 4 ने पुलिस के सामने अपने बयान में कहा था कि वह मृतक भांजे के साथ आगे की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रहा था, जबकि उसने कोर्ट में आकर कहा है कि वह बस स्टैंड पर जा रहा था। तो रेलवे स्टेशन पर जाना और बस स्टैंड पर जाना दोनों संभव नहीं हो सकते हैं, अतः यह एक कॉन्ट्रडिक्शन है और इसके आधार पर उसकी गवाही को खारिज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बस स्टैंड पर जाना और रेलवे स्टेशन पर जाना दोनों एक बात के कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकते हैं। हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि इस प्रकार के शब्दों के बदलाव को हम एक कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में माने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इनकंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो पहले कहा गया था और जो बाद में कहा गया, दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए आगे जा रहे थे। शब्दों के हेरफेर को इतना महत्वपूर्ण न माना जाए। लर्नेड डिफेंस काउंसिल ने आगे कहा कि जितने भी गवाह इस केस में एग्जामिन किए गए हैं, जिनका भी यहाँ पर एविडेंस रिकॉर्ड पर आया है, वे सभी क्लोज रिलेटिव थे। उनका उद्देश्य था कि वे किसी भी प्रकार आरोपियों के खिलाफ ऐसी बातें कहीं जिससे इनको सजा मिले ही मिले, चाहे इसके लिए झूठ का सहारा भी लेना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों के सामने जिन आई विटनेसेस की गवाही लाई गई है, ठीक बात है कि वे मृतक के क्लोज रिलेटिव्स थे, लेकिन केवल इतनी भर बात से उनकी गवाही को डिस्कार्ड करने की, उनकी गवाही को निरस्त करने का कोई आधार हमारे पास प्रस्तुत नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारा कानून है। हम मानते हैं कि जब भी इंडिपेंडेंट विटनेसेस उपलब्ध हों और उन्हें एग्जामिन ना करके केवल क्लोज रिलेटिव्स को एग्जामिन किया जाए, तो ऐसी गवाही के ऊपर संदेह करने के आधार हो जाते हैं। लेकिन इस केस में ये जो गवाह हैं, इनकी गवाही अपने आप में स्टर्लिंग क्वालिटी की है, इसलिए हम कोई भी एडवर्स इन्फरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। इन गवाहों की गवाही अपने आप में महत्वपूर्ण है और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह गवाही एक इंजर्ड विटनेस PW4 की तरफ से आ रही है, जिसे आरोपी ने बंदूक की बट से मारा था। तो यदि इंजर्ड विटनेस की तरफ से गवाही आती है तो उस पर संदेह के आधार हम लोगों के पास उपस्थित नहीं है। डिफेंस काउंसिल ने अगला ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे क्लोज रिलेटिव्स वहां आई विटनेस होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब एक युवक को मारा जा रहा था तो इनमें से किसी भी गवाह ने उस युवक को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी को भी चोट नहीं आई है। अतः इनकी गवाही को झूठी गवाही माना जाना चाहिए और उसे तत्काल खारिज करके आरोपियों को बरी कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां फिर एक असाधारण सा एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि सभी अभियुक्तों के पास लाठियां थी, गन थी, इसलिए उनको देखकर ये गवाह डर गए होंगे। ऐसा हो सकता है कि उस परिस्थिति में इन्हें अपनी जान पर खतरा नजर आया हो और इसलिए इन्होंने उस अभियुक्त की जान को ना बचाया हो, लेकिन हम इनकी गवाही से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। यह बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस के जितने भी तर्क थे, उन तर्कों को खारिज कर दिया और आरोपियों को सजा सुनाई। लेकिन एक कानून के विद्यार्थी के रूप में हमें कुछ आपत्तियां हैं और हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। यदि आप हर केस में एक नया कानून लेकर आएंगे तो कानून की यथास्थिति का क्या अर्थ रह जाएगा। यदि हर केस में नया कानून डिसाइड होगा तो किसी भी आरोपी को यह कैसे पता होगा कि उसे किस कानून को मानना है, क्योंकि यदि पुराने कानून को मानकर वह निरपराध दिखाई देता है तो कल सुप्रीम कोर्ट उसके केस को डिसाइड करते हुए बिल्कुल ही एक नया कानून बना दे जिसके ऊपर वह आरोपी अपराधी दिखाई देने लगे।
तो क्या ऐसी स्थिति में उस अपराधी को बचाव का अधिकार नहीं है कि जिस दिन के अपराध का आरोप मेरे ऊपर है उस दिन के कानून के तहत मैं पाक साफ था, मैंने कोई अपराध नहीं किया था। यह नया कानून अपराध की डेट पर नहीं सुना रहे हो, अपराध की डेट से पहले नहीं सुना रहे हो, बल्कि आप आज की डेट पर सुना रहे हो। तो आज बदले हुए कानून से मेरा उस दिन का कृत्य अपराध कैसे बन सकता है? खैर, धीरे धीरे वो समय भी आएगा जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के सीधे सवाल पूछ पाओगे। आज तो ऐसी कहीं कोई संभावना हमारे इस जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।